हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मींस जब कोई गैस या सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। जनरली हम बात करेंगे ना गैसेस के कंटेक्स्ट में, ना ही हम सॉलिड के कंटेक्स्ट में। हम सिंपल बात करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज अ सॉल्युबिलिटी। ओके, सो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द maximum amount of a substance which is dissolved in a particular amount of a liquid at a particular temperature। ठीक है, किसी एक खास टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में जितना मैक्सिमम कोई सब्सटेंस डिसोल्व हो सकता है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट of a substance dissolved in a given amount of a liquid at a particular temperature। ठीक है, तो इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, चाहे वो गैसेस की बात हो रही है चाहे वो सॉलिड की बात हो रही है। तो देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट किस टाइप का है। सेकंड, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, तो दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा। थर्ड जो मेजर फैक्टर है जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दैट इज टेम्परेचर। एंड द फोर्थ मेजर फैक्टर इज द प्रेशर। ओके, सो हम देखते हैं कि किस तरीके से गैसेस की या सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब हम यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की जो पहले डेफिनेशन है उसको समझेंगे, उसके बाद चलेंगे हम आगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड? तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड। अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हम सिंपली सॉल्यूट भी कह सकते हैं या सिंपली सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी से, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड या फिर सॉल्यूट। ठीक है, पीछे हमने बात की थी कि मैक्सिमम अमाउंट, अब यहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको हम किसी और वे में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसको हम ब्रैकेट में सॉल्वेंट भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्वेंट at a particular temperature such that it makes a saturated solution। अब ये क्या टर्म हुई? हमने पहले तो बात नहीं की इसके बारे में। ठीक है, अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? तो हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशंस, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस।
ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं कि जब हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में हमने सॉलिड को उसमें डिसॉल्व करते गए, तब तक डिसॉल्व करते गए जब तक वो उसमें डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, सपोज हमने पहले 10 ग्राम या 10 मिलीग्राम उसमें डाला, फिर हमने 100 मिलीग्राम डाला, 1 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसी कंसंट्रेशन रीच हो गई कि उसके बाद वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गया, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया। तो वो सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉलिड को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो मीन जितना अमाउंट सॉलिड का डिसॉल्व होना था वो उसमें हो चुका है, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, पीछे हमने डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या बोला था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम सॉलिड, उस सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी। अब वो सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और वो सॉलिड को जब हम डिसॉल्व करते जाएंगे एक ऐसी कंसंट्रेशन बन जाएगी कि वहां पे और ज्यादा सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके ऑपोजिट, अगर किसी सॉल्यूशन में और कैपेसिटी है कि वो और सॉलिड को अभी डिसॉल्व कर सकता है, तो मींस अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बात थी डेफिनेशन जो थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। So next is the factors affecting the solubility of सॉलिड्स। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले पढ़ा था वहां पे, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम इकट्ठे ही ले लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर एंड द थर्ड मेजर फैक्टर इज प्रेशर। यही चार फैक्टर हमने पहले भी स्टडी किए थे कि ये चार फैक्टर क्या है, अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट को क्लब कर दिया है। ठीक है, तो वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे किस तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉलिड जो है लिक्विड में जब डिसॉल्व होता है तो तब वो डिसॉल्व होगा जब उस सॉल्यूट में और उस सॉल्वेंट में कुछ इंटरेक्शन होगी। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते हैं, वो उसमें डिसॉल्व क्यों करता है, वो उसमें डिसॉल्व इसलिए करता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनमें अगर इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके वो सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ मर्ज हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तो उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं है तब वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिनोमिना आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब इसका क्या मतलब है, मीन्स जो जैसा है वैसे के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी में डिसॉल्व होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, कहने का मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूट है अगर वो आयनिक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब एक नेगेटिव पोल बन रहा है, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, पोलर हुआ। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स दे आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि वाटर है। ठीक है, जैसे मतलब
ये आयनिक कंपाउंड है, इनके अंदर पोल बन रहे हैं। वैसे ही हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, वाटर की बात करें, वाटर पोलर कैसे है, वाटर की स्ट्रक्चर होती है ऐसी। अब इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस हाइड्रोजन विल आल्सो एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अ पोल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट उनकी, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उस वजह से क्या होता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसके अंदर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल पोलर कहलाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड या फिर कोई और पोलर कंपाउंड्स हमेशा डिसॉल्व करेंगे टू द लार्जर एक्सटेंट इनटू द पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो पोलर कंपाउंड्स हैं, या तो वो बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे या फिर वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। दे विल बी ईदर लेस सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, जैसे है हमारे पास बेंजीन C6H6, ठीक है। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो ये कंपाउंड जो है एक तरह से कंप्लीटली नॉन पोलर है। सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिमिलरली ईथर्स की बात करें, so these are some organic compounds or you can say they are non polar compounds, ठीक है। तो इनमें ये आयनिक और पोलर जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं पोलर कंपाउंड्स की, पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कोवलेंट नेचर के होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, सॉरी नॉन पोलर कंपाउंड्स दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कोवलेंट होंगे या फिर ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर ईदर कोवलेंट इन नेचर और यू कैन से दे आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो ये कंपाउंड अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड जो कि कोवलेंट नेचर के हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके ऑपोजिट अगर आप इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर में डिसॉल्व करोगे तो दे विल बी हाईली सॉल्युबल। अब एग्जांपल की बात करते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड जैसे एक बेंजीन है, हमने बात की है, ये एक सॉल्वेंट एक्ट करता है। इसी के साथ ही हमारे पास नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन एक कंपाउंड है, एंथ्रासीन एक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, स्ट्रक्चर क्या है नेप्थलीन की, 3 बेंजीन रिंग्स जो होती हैं हमारे पास, 2 बेंजीन रिंग जो है ऐसे नेप्थलीन बनाती हैं, ठीक है, और 3 जो हैं हमारे पास अगर बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये एंथ्रासीन है और ये क्या है, नेप्थलीन है। तो ये बिल्कुल बेंजीन के साथ मैच करती है। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो ये बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे विल बी हाईली सॉल्युबल। बट वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं तो बहुत थोड़ी अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का। अब भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। फिर टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी सॉलिड के डिसॉल्व होने में। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है एक बहुत ही मार्क्ड इफेक्ट है। वो किस तरीके से कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की, वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। या फिर कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का एक बहुत ही खास उसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। 3 तरह की स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले हम वो कंपाउंड्स लेंगे, वो सॉलिड्स लेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड में इंक्रीज करती है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी विद
इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? तो देयर आर नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सो ऑन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है ना, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कुछ एक मैंने एग्जांपल लिखी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जब हम इनको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, मीन्स ये हमारा सॉल्यूट है, और इसको जब हमने सॉल्वेंट में डाला और इसको अगर हमने हीट किया, इन दोनों को हीट किया, तो सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होता जाएगा। मींस दे डिसॉल्व विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड दे फॉर्म ए वेरी गुड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ होता है तो मींस ये हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मींस जो इसकी डिसोल्यूशन है सॉल्वेंट में दैट टेक्स प्लेस विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो डेल्टा एस सॉल्यूशन है, डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब हीट अब्जॉर्ब करके या हीट करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है हीट अब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है, बैकवर्ड में क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है इजीली बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, और उस केस में डेल्टा एच जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं जिनमें उनकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड इज द डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी, डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जिनको लिक्विड में जब डालते हैं, हीट करें अगर हम उसको, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो पहले थी विदाउट हीटिंग वो भी क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, मींस अगर कोई सॉलिड बिना हीट किए किसी लिक्विड में डिसॉल्व है कुछ एक एक्सटेंट तक, अगर हम उसे और ज़्यादा डिसॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो और सॉल्युबल होने की बजाय क्या करेगा कि जो ऑलरेडी उसमें डिसॉल्व था वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या करते हैं, अपने आप सॉल्यूशन बनाते हैं और वहां पे हीट रिलीज करते हैं। अगर हम ऐसे सिस्टम में हीट प्रोवाइड करें, अब हीट जब हम किसी को प्रोवाइड करेंगे कोई ना कोई तो उसमें अब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे हीट कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है, सोल्यूशन साइड में। मींस अगर हम सोल्यूशन जो उसमें बना हुआ है उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि जो उस सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनको सेपरेट आउट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट, ऐसे सोल्यूट जब लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वो सोल्यूशन बनाते हैं और कुछ हीट रिलीज करते हैं। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनको हम वाटर में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है, और ऐसे सिस्टम को अगर हम हीट दे दें सो दैट कि जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उसमें डिसॉल्व कर जाए, तो वो डिसॉल्व करने के बजाय जो पहले डिसॉल्व हुआ था वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, इसमें सबसे अच्छी जो एग्जांपल आती है हमारे पास वो है लिथियम सल्फेट की, दैट इज लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फेट के साथ ही हमारे पास एग्जांपल है सीरियम सल्फेट की। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो हीट करने पे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली इसको समझें तो ये एक ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पे जिसमें हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ टेम्परेचर
जो ये शो करेगा कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो कि इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है। वी हैव द सॉल्युबिलिटी ऑन इन दिस साइड। तो सॉल्युबिलिटी क्या थी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले हम उन एग्जांपल्स की बात करेंगे जिनमें विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो उसकी नॉर्मली सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी और भी बढ़ती जाती है, तो दैट इज ए सिल्वर नाइट्रेट। सिमिलरली पोटाशियम आयोडाइड की बात करें तो पोटाशियम आयोडाइड इस तरीके से मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट हमें इस तरीके से मिलेगा उसका ग्राफ। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी, पोटाशियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड, तो ये है वो कंपाउंड्स, वो सॉलिड्स जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है, पोटाशियम क्लोराइड की और ज़्यादा इंक्रीज करती है, अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जाती है, एंड सो ऑन। ये तो थी वो एग्जांपल जिनमें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम लेते हैं वो एग्जांपल जिनमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। सबसे पहले हमने बात की है लिथियम सल्फेट की। तो लिथियम सल्फेट की नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो है हाई है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज द लिथियम सल्फेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें सीजियम सल्फेट, उसकी सॉल्युबिलिटी लिथियम सल्फेट से कम होती है, और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम होती जाती है। सो दिस इज सीजियम सल्फेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुई हमारी ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसमें हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी जो है पहले इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, फिर और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो थर्ड जो टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स हैं, सी टाइप के कंपाउंड्स, तो वो कंपाउंड्स हैं द सॉल्युबिलिटी शो इर्रेगुलर बिहेवियर। ठीक है, दोज कंपाउंड्स और दोज सॉलिड्स हु सॉल्युबिलिटी शोज इर्रेगुलर बिहेवियर। द सॉल्युबिलिटी shows irregular behavior। ठीक है, with increase of temperature, with increase of temperature। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे हैं जो इरेगुलर बिहेव करते हैं। मीन्स पहले तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर फर्दर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे एक ब्रेक आता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें हमारे पास सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको इनिशियली जब हम हीट करते हैं वाटर में डाल के तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है। वो क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट पहले जब हम हीट करते हैं तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ लगे हुए हैं, वो वेपोरेट होना शुरू होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज 32.8 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अप टू 32.8 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये फॉर्मेशन करता है सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस। ठीक है, जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती है। मीन्स यू कैन से कि हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में सोल्युबल है और एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में इनसोल्युबल है। सो इसलिए जब हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को हीट करते हैं वाटर में डाल के, वो डिसॉल्व होता रहता है अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 32.8 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही 33 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। मींस यू विल सी कि वहां पे नीचे सोडियम सल्फेट सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वो एनहाइड्रस फॉर्म में पहुंच चुका है। क्लियर। और एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट को अगर आप बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वो क्या बनाएगा, वहां पे हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देगा और वो सोलुबलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो मींस यू कैन से बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस देयर इज ए existence of sodium sulfate decahydrate. Above 32.8 degree Celsius there is existence of anhydrous sodium sulfate. So there is an equilibrium between these two at this particular temperature. So ये वो टेम्परेचर है जिसमें क्या आती है, ब्रेक आती है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में जो एक शार्प पॉइंट आता है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के केस में ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 32.8 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इसके जैसा ही हमारे पास एक और कंपाउंड है, दैट इज आयरन सल्फेट FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, इसे भी जब हम हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इनिशियली क्या करती है, इंक्रीज करती है। कब तक इंक्रीज करती है, एक ऐसे टेम्परेचर पे ये जाके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, और वो टेम्परेचर कौन सा है, 61.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मींस अबव 61.8 डिग्री सेल्सियस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट टेट्राहाइड्रेट एंड बिलो 61.8 डिग्री सेल्सियस इट विल एग्जिस्ट एज ए फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्या हुआ, ट्रांजिशन टेम्परेचर हुआ आयरन सल्फेट का। अब इन दोनों को हम ग्राफ में देखते हैं, बिल्कुल सेम ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विच इज इंक्रीजिंग ऑन दिस साइड एंड हियर वी विल टेक द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विच इज इंक्रीजिंग अपवर्ड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 32.8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है, 32.8 डिग्री सेल्सियस है। तो मींस यहाँ कहीं वो लाई करेगा। तो ये वो टेम्परेचर है कि जब हम सोडियम सल्फेट को हीट करते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद अगर आप फिर से हीट करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो दिस इज द टेम्परेचर विच इज नोन एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल टू 32.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन सल्फेट की। तो आयरन सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है, पहले इंक्रीज करती है अप टू 61.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या करती है, फिर से डिक्रीज करती है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, आयरन सल्फेट टेट्राहाइड्रेट। तो उससे पहले क्या एग्जिस्ट करता है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है दैट इज 61.8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ आयरन सल्फेट, हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट। ठीक है, जिसमें एक साइड पे क्या है हेप्टाहाइड्रेट, दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास टेट्राहाइड्रेट। I hope it is clear to you. Next we have the effect of pressure. ठीक है, प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की। जनरल सी बात है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के ऊपर अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं, एंड वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल, मीन्स वो इतने हार्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हार्ड होते हैं। उनके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल रहेगा, इनसिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, तो मीन्स वी कैन से दैट कि द प्रेशर हैज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड। वो क्यों, रीजन मैंने पहले बता दिया कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, और यू कैन सिंपली से दैट द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स दे आर
इनकम्प्रेसिबल। सो प्रेशर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी पहले है, ठीक है, नॉर्मल हमने प्रेशर नहीं लगाया, अभी हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला और उसकी हमने चेक कर ली कितनी अमाउंट जो है कितने वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर। अब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। कितना प्रेशर लगा रहे हैं? अगर हम इसके ऊपर 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पहले सॉल्युबिलिटी थी और अब जो सॉल्युबिलिटी है उसमें डिफरेंस कितना है? 2.3% का। मींस आफ्टर अप्लाइंग दैट मच हायर प्रेशर only 2.3% of more sodium chloride will dissolve into the water. So ये एक निग्लिजिबल इफेक्ट है। 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने पे सिर्फ और सिर्फ 2% ज़्यादा इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। 2.3% जो है ज़्यादा सोडियम क्लोराइड क्या होगा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स।